नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो इस समय देश में हॉट टॉपिक बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी एक देश एक चुनाव की। केंद्र सरकार देश में चुनाव सुधार की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है, लेकिन विपक्ष के पास विरोध करने के अपने तर्क है। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति का गठन ऐसे समय में किया गया जब 5 राज्य आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कराए जाने के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। एक देश एक कानून लागू होने के कई फायदे भी हैं तो कई नुकसान भी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी। कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। कमेटी का गठन ऐसे समय में किया गया जब केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं, जानने के लिए यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच यही खेल चल रहा है। विरोधी जैसे ही घेरने की जुगत लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नया पासा फेंक देते हैं। अब केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एक देश एक चुनाव पर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। आम लोगों से भी कमेटी राय लेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल होंगे। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। एक देश एक चुनाव, ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, और ये पहले भी था। ऐसा नहीं है कि ये अभी नई चीज़ है। ये 1951-52 के जब हमारे पहले इलेक्शन हुए थे तो एक साथ ही हुए थे और ये 4th लोकसभा तक चलते रहे थे। जब 4th लोकसभा का टेन्योर इंदिरा जी के टाइम पर रिड्यूस किया गया, उस टाइम से ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई थी। और इसके बीच में जो प्रॉब्लम आई थी कि सबसे पहले पंजाब का 1952 में प्रेसिडेंट रूल लग गया था, वहाँ डिस्टर्बेंस आई। एक केरल गवर्नमेंट, केरल स्टेट की असेंबली डिज़ोल्व हुई थी, तो वहाँ डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो हमारे सामने जो ये चीज़ें क्रिएट हुई थी, ये वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। नहीं तो एक वन नेशन वन इलेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोवाइड भी करता है, इसमें कहीं मनाही भी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कई मौकों पर एक देश एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा था। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में लगातार 5 बैठकें होंगी। इस बीच इसी सत्र को लेकर सुगबुगाहटों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा कदम होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जहां विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ये कमेटी संभावनाएं जताएंगी, संभावनाएं ढूंढेगी कि क्या एक देश एक चुनाव को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे ये संभव है। इस कमेटी में
चूँकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी में, इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह है, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस कमेटी में है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री को खत लिखकर इस कमेटी से अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया है। तो वहीं उनके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी इस कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि देश में क्या ये संभव है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सके। इसी संभावनाओं को कहीं ना कहीं इस कमेटी तलाशेगी और कोशिश करेगी कि कैसे ये संभव हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि स्पेशल सेशन 18 तारीख से 22 तारीख यानी कि 18 सितंबर से 22 सितंबर का लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। माना जा रहा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर इस सेशन में चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी इस 5 दिन के सेशन में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश का काफ़ी पैसा बचेगा, समय भी बचेगा। ये तर्क दिए जा रहे हैं, इसकी कितनी संभावनाएं हैं ये कमेटी तय करेगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। एक देश एक चुनाव, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी जुड़ी हैं, आप सांसद हैं सिरसा से, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही साथ हमारे साथ कैप्टन अजय यादव भी जुड़े हैं, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता दुग्गल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक ऐतिहासिक कदम इसे बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, इस कदम को कैसे देखा जा रहा है, इसके क्या क्या फायदे आप मानते हैं आने वाले वक्त में होंगे देश को? देखिए, ऐसा है कि शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात स्पष्ट की थी राष्ट्र के समक्ष जो है समय समय पर कि हमारे देश में जो है वो एक राष्ट्र और एक चुनाव होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम लोग पहले भी इस चीज के पक्ष धर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 संविधान थे, 2 निशान थे, 2 प्रधान थे, उन सब चीजों को जो है एक तरफ करते हुए हमारी सरकार ने धारा 370 को खत्म किया और उसके बाद आप पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक निशान है, एक संविधान है और एक प्रधान है। तो उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने बहुत से उद्बोधन में ये स्पष्ट किया कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव है वो भी एक ही बार हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो आदरणीय हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी हैं और जिसके अंदर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उनको भी इस बात के लिए कहा गया कि उनको भी इसका सदस्य जो है वो होना चाहिए। और जहां तक बात है जो सेशन 18 तारीख से शुरू हो रहा है तो उसके बारे में जब तक अभी कुछ भी ऐसा बिजनेस में नहीं आया है तो इसलिए हमें उन चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है ये चीज नहीं मुझे लगता है कि अपनी तरफ से सोचनी समझनी चाहिए कि ये केवल और केवल इसी चीज के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। क्योंकि कमेटी गठित करना इतने समय से जो है ये चर्चा में रहा कि जो है वो एक देश के अंदर एक चुनाव होने चाहिए, तो उसमें कमेटी गठित करना एक अलग बात है। और जो 18 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है उसके अंदर क्या बिजनेस रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो मुझे लगता है कि समय के गर्भ में ही है, आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सेशन जो है वो किस लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास लौटूंगा और सवालों के सिलसिले को जारी रखूंगा। हमारे साथ कैप्टन अजय यादव भी है। कांग्रेस इस पर क्या सोच रही है, क्योंकि बहुत से बयान इस तरीके के कांग्रेस के आ रहे हैं कि वो इसके समर्थन में नजर नहीं आ रहे। कैप्टन अजय यादव जी, क्या कमी आपको लगती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, एक देश एक चुनाव हो जाता है, क्या आपको लूप होल्स इसमें नजर आ रहे हैं कि इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, अगर आप इसके पक्षधर नहीं है? लेकिन आप देखिए, अभी कर्नाटका में चुनाव हुए हैं, हिमाचल में चुनाव हुए हैं और अभी 3-4 राज्यों में चुनाव और होने हैं। उनका जो कार्यकाल है उसके बारे में क्या करेंगे? क्या वहाँ दोबारा चुनाव कराएंगे? मतलब कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जो 2025 में जिनके चुनाव होने, क्या उनको प्रीपोन करने की बात है? तो ये बड़ा जटिल मामला है, इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं।
आप किसी का टर्नओवर जिसका 5 साल का है, आप उसके टर्नओवर को 4 साल कर देंगे क्या? या जिसका अभी 6 महीने अभी चुनाव हुए हैं और ये चाहते हैं कि भाई अब उसको क्या ये चाहते हैं कि कर्नाटका में डिजॉल्व हो जाए, हिमाचल में डिजॉल्व हो जाए और फिर ये 7 चुनाव कराएं, तो प्रैक्टिकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये केवल जो है जनता का जो ध्यान बांटने के लिए, जो असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उन सब मुद्दों को छोड़कर और नया नया कोई मुद्दा लेकर आ जाते हैं। कभी यूनिफॉर्म कोड के बारे में बात करने लग जाते हैं, कभी जो है कहते हैं वो वन नेशन और वन सिंबल एंड और वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो ये संविधान में तो था, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार बीच में अगर सरकार टूट जाती है, फर्ज करो एक गवर्नमेंट है उसके 2.5 साल हो गए हैं और बीच में अगर वो सरकार अगर गिर जाती है तो क्या 2.5 साल तक वो जो है इंतजार करेगी कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे तब उसके साथ चुनाव किया जाएगा? तो उसके बारे में कानूनी राय लेना बहुत जरूरी है। और मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं, ये दो जो व्यक्ति हैं, ये देश का फैसला जो है इस तरीके से तानाशाही तरीके से नहीं कर सकते हैं। कोई अगर फैसला कर, राष्ट्रपति जी तो फिगर हेड है, उनको हेड बना दिया। कैप्टन अजय यादव जी, आपके जो तमाम पॉइंट्स है वो वैलिड नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं सब सवालों के जवाबों के लिए तो कमेटी का गठन किया गया है कि किस तरीके से रास्ता निकाला जा सके। नहीं, रास्ता निकलेगा कैसे आप मुझे बताइए ना। आप मुझे बताइए, जिसका टर्नओवर अभी 4.5 साल पड़ा हुआ है उसको असेंबली को भंग करेंगे? हिमाचल का अभी जो है मुश्किल से 7-8 महीने हैं, उसको भंग करेंगे? यानी ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, यानी इम्प्रैक्टिकल काम करनी। हाँ, जो अभी 4 प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और आपका जो है ये तेलंगाना है, वहां पर आप प्रीपोन करें या उसको उसमें 2-3 महीने आगे कर, वहां तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ चुनाव अभी हुए हैं उनको एक साथ आप कैसे करेंगे? मेरी समझ से तो बाहर है। ठीक है, सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ है। सुनीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कहीं ना कहीं जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज है, हमने अलग अलग बयान सुने हैं नेशनल फ्रंट पर भी, और वहां पर भी कुछ इसी तरीके के तर्क दिए जाते हैं। और जो बीजेपी या फिर कहें जो सरकार मौजूदा वक्त में है, वो वन नेशन वन इलेक्शन जो प्लान करने की कोशिश कर रही है, उसे तर्क संगत करार नहीं दिया जा रहा। और कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल अजय यादव जी ने भी यहाँ पर दिए, उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर दिखती है कि उसे कैसे किया जाएगा। हालांकि कमेटी का गठन इसीलिए किया गया है कि तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, लीगल एंगल्स को खंगाला जाएगा, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राज जी। और जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, माननीय कैप्टन अजय यादव जी, उन्होंने जो उन्होंने शंकाएं अपनी जाहिर की हैं, वो सबके सब वाजिब हैं। हम किसी को भी जो है वो ना वाजिब नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन इसी बात को लेकर तो कमेटी गठित की गई है, इसी बात को लेकर तो जो है आगे इस चीज को चलाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसके अंदर सभी दल जो हैं वो मिलकर ये निर्णय करेंगे कि इसमें कितना तक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कितना तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कहाँ तक हम जो है कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है। तो ये सब चीजें जो है उसके अंदर डिस्कशन होंगी। जहां तक मुझे लगता है कि जो कमेटी गठित की गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका एक नागरिक होने के नाते आप ये सोचिए कि जिस तरह का जो भार जो है एक आम जनता के ऊपर, आप देखिए कि हर 6 महीने के अंदर, हर 4 महीने के अंदर, हर साल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं चुनाव आ जाते हैं। उसमें ना केवल जो है वो हमारी सभी कार्य प्रणाली जो है वो उस समय में एकदम से स्टैंड स्टिल हो जाती है, बल्कि उसमें पैसे का खर्च भी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। तो इन सब बातों को देखकर अपने देश को अगर हमें आगे लेकर जाना है, तो हमें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसमें भी फिर ये है कि उसमें भी कहीं जब तक कि इस चीज पे मंथन नहीं होगा, जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी, जब तक सभी वर्ग, सभी बल्कि जो है पब्लिक एट लार्ज जो है उनका भी क्या ओपिनियन है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जो है सबसे जानकारी हासिल करने के बाद ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी निर्णय पर इस पर पहुंचा जाएगा। तो लेकिन इस चीज का स्वागत तो कम से कम करना चाहिए कि इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम हमें आगे इसकी तरफ जो है वो लेना चाहिए। आप चाहिए कि धारा 370 की बात करें कि क्या कभी किसी ने सोचा था
कि कितनी ऐसी बातें हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो धारा 370 निरस्त होने से पहले जो है अलग ही रूप में थी। चाहे हम वहां पर हमारे जो महिलाओं की बात करें, चाहे हमारे जहाँ पर जो एससी वर्ग हैं उनकी बात करें, उनके रिजर्वेशन की बात करें, तो ये सब चीजें जो है। और अभी आज की तारीख में आप ये देखिए कि जितना मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आज टूरिस्ट जा रहा है, वो रिकॉर्ड है। इससे पहले आज तक कभी इतना टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं गया। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने देश को आगे लेकर जाना है, जैसा कि बिल्कुल माननीय सुनीता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुनीता भी जी, कहते हैं लेकिन कि हम लेकिन अपने लेकिन देश को कांग्रेस के अपने दिग्गज देश को नेता विकसित देश बनाना चाहते मौजूदा हैं, वक्त विकसित में देश बनाना चाहते जो हैं। जी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है उदय भान, वो तो कहते हैं कि इस तरीके की घोषणाएं महज बस जुमले हैं और जुमले करने में बीजेपी नंबर 1 है, और इसी तरीके के जुमले अमूमन देखने को मिलते हैं चुनावों से पहले। और जो बातें अब भी की जा रही है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है और इसे ग्राउंड पर नहीं उतार पाएंगे। जो बातें शायद 370 के लिए भी कही गई थी वो इसके लिए भी कह दी गई है और लगातार अलग अलग फ्रंट से आ रही है। मैं वही कह रही हूँ राज जी कि इसको इसको नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि राम मंदिर बनने के लिए भी जो है ये कहा गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और आज वो बन रहा है, वो चीज सब हकीकत हो रही है। तो ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार जो है खासकर जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने हमेशा, आपने देखा होगा कि जिन जिन जो है प्रोजेक्ट्स के हम लोगों ने शिलान्यास किए हैं उन सब का उद्घाटन भी हमारी सरकार ने किया है। ये पहले की सरकारों की तरह नहीं था कि अगर वहां पे शिलान्यास कर दिया तो उसके बाद कोई अगली सरकार आती तो उठा के पत्थर को साइड में रख देती थी। हमारी सरकार ने जिस जिस प्रोजेक्ट्स को जो है उनको बीड़ा उठाया है, उनको पूरा करके दिखाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हमें आगे बढ़ के जो है सोचना चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या है, हमारे राष्ट्र के हित में क्या है, आम जन के हित में क्या है, किस तरह से जो है हम अपने देश को आगे धीरे धीरे करके जो है एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। और ये बहुत पहले ऐसा होता भी था, आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत पहले जो बिल्कुल है वो सुनीता ऐसे जी, ही ये बहुत होता था खूबसूरत बात जी। आपने की कि आम जन के दिल में क्या है और आम जन के लिए बेहतर क्या है। क्योंकि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप है वो भी यही है कि वॉइस ऑफ द पीपल, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब सवाल ये भी कि एक देश एक चुनाव से कहीं ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी, और शायद इसीलिए जो कांग्रेस है वो लगातार इस बात को उठा रही है। तो अजय यादव जी, क्या आपकी ऐसी शंकाएं हैं जो ये कहने पर मजबूर कर रही है कि जो ये नया प्रारूप सेंटर लेकर आया है, कमेटी गठित कर दी गई है, ये तर्कसंगत नहीं लग रहा है? क्योंकि लोगों से भी पूछा जाएगा, लोगों के बीच में भी जाया जाएगा, और जो यूनियन ऑफ स्टेट्स से हमारा पूरा हम कहें कि विचारधारा बनती है, सारे स्टेट्स आते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक चीज़ों से निकलकर पूरा एक खूबसूरत गुलदस्ता हिंदुस्तान बनता है। तो यहाँ पर क्या समस्याएं आपको लग रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो और समस्याएं आ सकती है? क्योंकि तमाम चीज़ों के लिए यही तर्क दिया जा रहा है कि कमेटी गठित हुई है और पॉइंट वाइज पॉइंट पंक्तिबद्ध तरीके से उन पर चर्चा भी होगी और उन पर काम भी होगा। नहीं, देखिए आप जो मैंने आपको पहले जो तो अपने तर्क रखे थे मैं उस पर भी आज कायम हूँ कि जिन स्टेटों का अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उनका कार्यकाल कैसे पूरा करेंगे। अभी ये 370 आर्टिकल के आगे ये बताइए, 370 आर्टिकल बनने के बाद क्या हालात वहाँ ठीक हो गए हैं क्या? अभी ये कह रहे थे कि हम जिस चीज का हम पत्थर रख देते हैं उसका कार्य पूरा होता है। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है गुड़गांव में 2016 के अंदर जो है प्रधानमंत्री ने पत्र रखा, डिफेंस यूनिवर्सिटी में बिनौरा गांव में आज तक वो नहीं बनी। तो ये तर्क आप जो है मुद्दे से ना भटके। मुद्दा ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो खतरे पे है। इस तरीके से जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको अगर गिराने की बात करेंगे, एक जो जहां पर अभी भी 3-4 साल जिनके बचे हुए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब कि या तो जो है वहां पर जो है जिस प्रदेश में भी चुनाव होने हैं उसमें या तो ये प्रेजेंट रूल लगाएंगे वहां पर और उसको तब तक वेट करेंगे जब तक कि लोकसभा इलेक्शन नहीं होगा। मतलब कि ये मेरी समझ में नहीं आता है कि ये जो कमेटी बनाई है, अधीर रंजन चौधरी ने तो इस बार इससे इस्तीफा ही दे दिया कि मैंने इसमें नहीं रहना है, क्योंकि इसमें बू आती है कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन का आप देख लीजिए, इन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाकर और सीजीआई को उससे बाहर निकाल दिया जो सीईसी के सिलेक्शन में है।
तो ये तो हर चीज को अंडरमाइन कर रहे हैं। अब जो स्टेट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अंडरमाइन करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बात नहीं बनती है। इसके ऊपर जो है, जो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी है उसको भेजें, उस पर मंथन हो, और जो है जिनका कार्यकाल पूरा होगा तभी तो वहां चुनाव होंगे। आप जो है 5-6 महीने में तो आप पहले कर सकते हैं। जिनके 4-4 साल बचे हुए हैं उनका कार्यकाल पूरा कैसे करेंगे? इसके बारे में जो है ये प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है तो सुनीता जी जरा कोई मुझे तर्क दे दें कि कैसे उनका जो है उनका कार्यकाल पूरा होगा। क्या आप चाहते हैं कि वह दोबारा चुनाव हो? क्या आपकी मंशा ये है कि कर्नाटका में, हिमाचल में दोबारा चुनाव हो और आपके लोकसभा के इलेक्शन में, ताकि जो है आप लोग जो है इस तरीके के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप्स हैं उसको लेना चाहते हैं? हाँ, जो अभी आने वाले 4 प्रदेशों में हैं उनके बारे में या तो ये इसको प्रीपोन करेंगे। बिल्कुल सर, वो आपने पहले भी कहा। एक आंकड़ा 2019 के चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और आर्थिक जो खर्चा है उसका बहुत ज्यादा हवाला दिया जा रहा है कि कितने पैसों का खर्चा चुनावों में हो जाता है, और अगर एक साथ चुनाव होंगे तो बहुत ज़्यादा जो पैसा है उसकी बचत होती हुई दिखेगी। जो आम आदमी के टैक्स का पैसा है जिससे ये चुनाव कराए जाते हैं वो बचता हुआ दिखेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये एक तर्क हो सकता है कि चलिए इस तरफ बढ़ा जा सकता है अगर कुछ बेहतर हो जाता है, और जो आपके तमाम सवाल है उनके जवाबों का भी कुछ हल निकल जाता है? क्योंकि जो आप पॉइंट्स रेज कर रहे हैं वो वैलिड पॉइंट्स है, उसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, आप बताइए, जब चुनाव इकट्ठे हुए तब पहला खर्च नहीं होगा क्या? उसको फेजेज में करेंगे ये क्या? कोई भी चुनाव है क्या बगैर पैसे चुनाव होगा क्या? मतलब कि मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पैसा खर्च नहीं होगा गवर्नमेंट का। सिक्योरिटी फोर्सेज, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज इनके पास, उसको कम से कम कितने फेज में करेंगे? एक स्टेट को आप 4-4 फेज में करते हैं, यूपी को 4 फेज में करते हैं, तो आप इसका मतलब 6 महीने तक आप इतने फेजेज में आप जो है पूरे देश के चुनाव कराएंगे। आपके पास क्या इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं क्या? वो जो है नॉर्थ ईस्ट से और वहां से सीआरपीएफ और बीएसएफ जो है चल के यहाँ आ जाएगी? इन्होंने जो है अग्निवीर तो लेके आ गए हैं, 4 साल के लिए जवानों को इन्होंने जो है वो समय दे दिया है, जिसकी वजह से आज फौज के अंदर असंतोष है। आज जो है जो फेडरल जो स्ट्रक्चर था, नींव है जो फौज की, मैं तो फौज में रहा हूं मैं। बिल्कुल, बहुत वैलिड सवाल आपके, और ये हर किसी के जहन में भी है। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अजय यादव जी, मैं आप ही के सवाल भी उनसे भी ले लूंगा और उनसे सवाल भी ले लेता हूं। सुनीता दुग्गल जी, वैलिड है कि हिमाचल में भी 6-7 महीने चुनावों को महज हुए हैं, तो ऐसे में इस तरीके के स्टेट्स का क्या होगा जब भी इसे इंप्लीमेंट किया जाता है? अभी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा पॉसिबल भी नहीं है, अभी तो कमेटी गठित हुई है, बहुत प्री मैच्योर स्टेट में है ये पूरा का पूरा मामला। धीरे धीरे करके जब मामला आगे बढ़ेगा, जब भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस वक्त भी कोई ना कोई स्टेट ऐसे होंगे जहां पर चुनाव के बाद सत्ता में आए हुए किसी भी सरकार को, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी दल हो सकता है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को कैसे ठीक किया जाएगा? और इतने जब चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे तो क्या उसके लिए फोर्सेस हमारे पास हैं? क्या उसके लिए हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा है? ये तमाम सवाल तो जरूर बीजेपी के और सत्तासीन दल यानी बीजेपी के सामने रहेंगे। चलिए कोशिश करेंगे कि सुनीता दुग्गल जी के साथ एक मर्तबा फिर से हम जुड़ें और उनसे सवालों के जवाब भी ले पाएं, और क्या सोच रही है इस वक्त सत्तासीन दल बीजेपी, किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कमेटी का गठन किया गया है, आम लोगों से भी राय ली जाएगी क्योंकि वॉइस ऑफ द पीपल लगातार कहा जाता है। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ है। सुनीता दुग्गल जी, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट उठाए गए। पहला ये कि जहां पर चुनाव को भी बहुत कम वक्त हुआ है, 6 महीने 1 साल, वहां पर ये कैसे काम करेगा, और दूसरा ये कि क्या इतनी फोर्सेस हमारे पास हैं कि हम एक साथ तमाम जगहों पर इस तरीके से चुनाव करवा पाएंगे? देखिए, ऐसा है, राज्य के ये सवाल जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है, ये सवाल जो है सुनाए गए हैं
तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ बनाने, ये शंकाएं वहाँ पर भी है। लेकिन इन शंकाओं को दूर करने के लिए, इन चिंताओं का निवारण करने के लिए ही कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। और इसके साथ साथ पूरा विस्तार से मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चर्चा का विषय रहेगा, जिसके ऊपर पूरा जो है वो मंथन करने की जरूरत रहेगी। और इसके साथ साथ जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि एक साथ आप देखिए, किसी समय में ये कहा गया था कि इतने सारे बैंक अकाउंट नहीं खुल सकते, लेकिन जनधन के माध्यम से आप देखिए कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो जनधन अकाउंट खुले हैं। किसी समय में ये कहा गया है कि जो है वो आपका जो एक यूपीआई जो आपका वो क्या बोलते हैं कि जो कोड है आपका वो पॉसिबल आधार कार्ड और नहीं पॉसिबल हो तो आधार कार्ड आप देखिए कि के पास आधार कार्ड। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा देश जो है वो बहुत इसी विशाल देश है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जब हम किसी चीज को लेकर किसी चीज का बिड़ा उठाते हैं तो वो पूरा भी हो पाता है। कोरोना की बात करें आप, कोरोना के समय में आप ये देखिए कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन है आज वो 100% जो है वैक्सीनेशन मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर हो चुकी है, वो पॉसिबल हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो है इस चीज को स्टार्ट किया जाएगा, इस सब का, इन सब बातों का जो है वो मुझे लगता है कि जरूर जो है इसको ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि इसीलिए जो है सभी जितने भी दल हैं उनको भी जो है कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और उसके बाद पूरा विस्तार से इसके ऊपर चर्चा होने के बाद ही जो है वो कोई निर्णय लिया जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। जी बिल्कुल। अजय यादव जी, जवाब भी आपने सुन लिया। साथ ही साथ जब एक कमेटी बनाई जाती है तो उस कमेटी में सभी को इंक्लूड किया जाता है। धीरंजन जी को भी इसमें इंक्लूड किया गया, लेकिन वो इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। आपने भी जिक्र किया और ये खबरें भी लगातार आती रही। तो सवाल ये कि अगर कोई चीज आ रही है तो कम से कम उसे हम देखें, परखें, समझें, जांचें, पहले ही उससे दूर हो जाना। क्या लगता है आपको कि ऐसे में सशक्त विपक्ष का किरदार अदा कर पा रही है कांग्रेस? नहीं, पहला प्रश्न तो मेरा सुनीता जी से ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी विपक्ष के हमारे राज्यसभा के नेता हैं, उनको उस कमेटी में नहीं लिया। और केवल जो है लोकसभा में जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति जो अभी पार्टी छोड़ के गए हैं, उनको किस हैसियत से उनको लिया है? तो जो इन्होंने कमेटी बनाई है वो कमेटी जो है एक पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। और उसके जो जितने भी जो सीएम हैं, चाहे विपक्ष के हों चाहे कहीं, उनसे पूछ के कमेटी, आप अपने आप कमेटी बना लें और अपने आप ही आप निर्णय ले लें। आपका ही खाता, आपकी भई और जो लिखें वो वाली बात होगी ना। अपनी भई और अपना ही खाता, जो मर्जी लिखो उस पर, तो ये मामला होगा। और ये तो सीधा अटैक है फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर। और ये किसी भी तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और इनके अधिकारी जो है राज करेंगे 4-4 साल तक अगर करेंगे, तो कोई चीज प्रैक्टिकल तो होनी चाहिए ना। इन प्रैक्टिकल बातें नहीं होती हैं। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस, आप बताइए, इन्होंने जो है बिहार के अंदर इन्होंने 6 फेज में इलेक्शन कराए। और जब पूरे देश में होंगे तो कितने फेज में इलेक्शन कराएंगे? ये 1 साल पूरा लगाएंगे क्या? यानी कोई ये मजाक वाली बात थोड़ी ना कोई। ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इसके लिए जो इन्होंने जो लोग लिए हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका इलेक्शन से कोई इलेक्शन जो पहले के इलेक्शन कमिश्नर रहे हों उनको लिया होता। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने रहे थे उनको लेना चाहिए था, जिनको ज्ञान हो। कोई जो अपने बहुत अच्छे जो लॉयर्स हैं, जिनको कानून का ज्ञान है, इन तो अपनी मर्जी से जिसको चाहे जिसको मर्जी बढ़ा दिया। ये तो एक तरीके से आंख में धूल झोंकने वाला काम है। बिल्कुल सुनीता जी, आपने जवाब भी सुना अजय यादव जी का और बहुत सी चीजें उन्होंने इसमें इंक्लूड की। हालांकि हो सकता है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल अजय यादव जी जवाब आपसे चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी गुलाम नबी आजाद को क्यों आपने इसमें इंक्लूड करवा दिया? कहीं ना कहीं कांग्रेस की दुखती रग है। और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को आप इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन आप सीधे अधीर रंजन जी तक पहुंच गए। ये भी एक मलाल है। और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई, ये भी सवाल है। नहीं, देखिए राज जी, ऐसा है कि किसी को जो कमेटी का
जो है वो उसमें सदस्य बनाया है, किसी को नहीं बनाया है। तो वो सब चीजें तो मुझे लगता है कि ये तो जो है हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा। लेकिन जो हमारे लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको जब जी जी। इसके लिए कहा गया तो उन्होंने इसके लिए डिनाई किया। तो कम से कम आप ये देखिए ना कि ऐसे भागने से जो है क्या कोई चीज का हल है। उनको चाहिए कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और अपनी सारी शंकाओं को, अपनी चिंताओं को उसके अंदर जो है वो दर्ज करवाएं। लेकिन जो है पहले से ही इन सब चीजों से दूर भाग जाना, तो क्या इससे कोई किसी चीज का हल निकलता है? और जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो सबकी हैं। उनको उनका निराकरण करने के लिए ही कमेटी का गठन किया गया है। और हमारे इतने वरिष्ठ जो है वो नेता रहे हैं और हमारे आदरणीय महामहिम रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, जो उसको इनका अध्यक्ष बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए और बड़ा इसके क्या दूरगामी इसके जो है वो इसके रिजल्ट रहेंगे, उसकी तरफ हमें ध्यान करना चाहिए। जबकि हम पहले से ये सोच लें कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर वैसा होगा तो वैसा होगा। मुझे लगता है कि इस तरह से भागने से बात नहीं बनेगी। बहुत से ऐसे काम हमारी सरकार ने किए हैं। आप देखिए कितने कानून ऐसे थे कि जिनको हमारी सरकार ने खत्म किया। आप देखिए कि अटेस्ट की बात करते हैं आप, आज जो है हर कोई बच्चा जो नया नया जो है ग्रेजुएट होता है, नया नया कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको सेल्फ अटेस्टेशन जो है उसके लिए कितनी खुशी मिलती है। नहीं तो आप ये देखिए कि लाइन लग जाती थी ऑफिसर्स के बाहर जो है वो खड़ा होकर के भी, हाँ मुझे उससे अटेस्ट करवाना है। ऐसे कितने ही ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी सरकार ने, जो लगता था कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिनका कोई जो है सिर पैर नहीं है, सिर्फ जो बहुत समय पहले से अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा था उसी का ही हम जो है उसी को ही फॉलो करते आ रहे थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सरकार ने खत्म की हैं। तो इसलिए जिसमें जो है वो आम जनता का फायदा हो, जिसमें आम नागरिक को लाभ मिले, जिसके अंदर कम से कम जो है वो पैसा लगे, कम से कम समय की बर्बादी हो, ऐसे उसमें अगर हमारा देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। बेहद शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी, आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत वक्त के बाद आपके साथ मुलाकात हुई और सवाल जवाब का सिलसिला चला। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आप लगातार सूर्या समाचार के साथ जुड़ती रहेंगी। कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, आप भी हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का इस मसले पर अपनी राय रखने के लिए। और अब अपने दर्शकों को एक पैकेज दिखाते हैं जहां पर एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस जारी है। इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। अभी अभी आपने दो दिग्गज नेताओं को सुना, उनकी तरफ से भी तर्क आपने सुने। राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बटी हुई दिखती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका खुलकर समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का जुमला बताती दिखती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लोग इस पर क्या कह रहे हैं, सुने जरा। आजाद भारत में एक देश एक चुनाव की बात बहुत पहले से कही जाती रही है। पहले की सरकारों में भी इस पर बात होती रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट आदि से आगे कभी मामला नहीं बढ़ा। अब इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि देश में एक साथ चुनाव होने से भ्रष्टाचार और काले धन पर बहुत हद तक रोक लगेगी। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी। एक देश एक चुनाव को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बेहतर कदम बताया है। उनके अनुसार अलग अलग चुनाव कराने पर पड़ने वाले देश के ऊपर वजन में जो खर्चा आता है उसमें भी काफी कमी आएगी। अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। केंद्र सरकार की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लाने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने तारीफ की।
साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक देश एक चुनाव का भी समर्थन किया। देखिए अब क्या होता है ये तो पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता और केवल क्यास लगाए जा रहे हैं, परंतु अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है, उसके अतिरिक्त जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं, उन कामों में गति आएगी, देश और ज़्यादा गति से आगे बढ़ेगा और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना है वो और जल्दी साकार हो। एक बार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक बार? क्योंकि लोग स्टैंड करते हैं, जब बार बार चुनाव होता जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी में जोरदार तरीके से खड़ा रहेगा, जो वोट मैंने उसकी पोल करी अब वो खड़ा रहेगा। जी जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 साल तक सरकार काम करे और लोग देखेंगे सरकार कर क्या रही, और फिर 5 साल के बाद अपने ठंडे दिमाग से फैसला करेंगे कि ये कर रही है नहीं कर रही सरकार काम, तो उसके हिसाब से निर्णय करें। अगर बीच बीच में चुनाव 3 बार आपने चुनाव करा लिया तो लोगों को तो टाइम ही नहीं मिला, बार बार आचार संहिता लग गई, कुछ हो रहेगा, और वो खर्चीला तो है ही, लेकिन वो स्पष्ट भी नहीं होता, लोगों का मन ही नहीं बनता कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या होगा अगर ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, अगर होता है यार इस प्रकार से कमेटी निर्णय करती है और देश में इस प्रकार का लागू होता है, तो जहाँ इससे खर्च घटेंगे वहीं मतदाता को ये निर्णय करने का अवसर मिलेगा 5 साल में देखने का कि सरकार ने क्या काम किया या उनके प्रतिनिधि ने क्या काम किया, तो उसमें सही से निर्णय कर सकेंगे। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष में बैठे लोग एक देश एक चुनाव के फायदे गिनवा रहे, तो विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक देश एक चुनाव को बीजेपी का जुमला बताया। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर मसौदा देखने के बाद टिप्पणी करेंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफा छोड़ा है, ये उसी तरह से जो इनकी जुमलेबाजी की आदत है, और ये नेशनल लेवल का है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमारे जो नेशनल स्पोक पर्सन है वो सब इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। नहीं, ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं संविधान में, उसमें 2/3 बहुमत लोकसभा में चाहिए, उतना ही राज्यसभा में चाहिए, और कम से कम आधी विधानसभा में चाहिए, जब जाकर उसके लिए समय चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन को ईवीएम चाहिए वो भी कम से कम 33 लाख ईवीएम की जरूरत है। आज ईवीएम 9 लाख है, 9 लाख ईवीएम में आवश्यकता पड़ेगी 33 लाख की कम से कम। ईवीएम की मशीनें भी बनेंगे, ऑर्डर देंगे, उसका बजट एलोकेशन होगा, बन के आएंगी, उसमें भी समय लगेगा। तो ये जो है अभी सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए जो उनका भय है, डर है, जो इंडिया गठबंधन बना है उससे ये डर के और अपना कुछ मीडिया में इस तरह से करके और कभी भी ऐसे ट्वीट करके सेशन बुलाते हैं, ये भी एक संविधान का भी अपमान है। देखिए, ये पहले तो इसका मसौदा जब आएगा, वो क्या बिल आता है, क्या उसका मसौदा आता है, वो उसके बाद ही इस पर हम कुछ बात कहेंगे, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी बात है। कमेटी का गठन हुआ है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है, चर्चा है कि उस सेशन में आएगा, पहले आए उसके बाद मैं इस पर जवाब दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात आई, खट्टर साहब की, कि बहुत ही इससे लोगों का हित है और काफ़ी ज़्यादा जो है इससे बजट पे राहत मिलेगी, हज़ारों करोड़ रुपए की सेविंग होगी। मैं खट्टर साहब से आग्रह करूंगा वो इस बयान पे अपने कायम रहें। क्या आता है वन नेशन वन पोल का, वो तो जो आएगा उस समय आएगा, लेकिन कम से कम हरियाणा के चुनाव जो है लोकसभा के साथ ही करा दें, क्योंकि हरियाणा की जनता तैयार है। लोग हरियाणा की जनता के हक में होगा ये फैसला, क्योंकि हरियाणा की जनता प्रदेश की सरकार बदलना है। कुल मिलाकर एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बटी हुई है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक देश एक चुनाव, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है, पूरे देश में इसे लेकर खूब माहौल बना है। हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रुक कर रहा हूं राम नारायण यादव जी का। आप संसदीय मामलों के जानकार हैं। राम नारायण यादव जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना पॉसिबल है प्रैक्टिकली? देखिए राज जी,
पहले तो ये कदम बहुत अच्छा है, सिर्फ इसी वजह से नहीं कि इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। फाइनेंस तो 60-70 हज़ार करोड़ रुपए इतनी बड़े लोकतंत्र के लिए कोई ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन इससे विशेष बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर अपने हिंदुस्तान की लगती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार बिजी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट फोर्सेस हो जाती हैं, पार्टीज़ को एंगेजमेंट होना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे टाइम डेज पूरी हिंदुस्तान के लोगों के बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं। डेवलपमेंट के काम पूरे रुक जाते हैं, क्योंकि जब किसी भी स्टेट में पूरे इंडिया में होते तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की उस तरह निगाह लग जाती है, और वो उनके काम भी रुक जाते हैं और डेवलपमेंट के काम भी रुक जाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो फिनेंस से भी बड़ी बात है। तो डेवलपमेंट सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पब्लिक की। पब्लिक की एंगेजमेंट इसको रोकी जाए और फाइनेंस को भी कम किया जाए। अब हमारे ऐसे रिफॉर्म्स आते रहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, वो 1952 के बाद आज तक आते रहते हैं। और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिकनेस है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसमें अब तक 105 के करीब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ चुके हैं। अब जो बात हमारे सामने आती है, जो ये अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, उसमें दो चीज़ आती है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पहला ही ये कहता है कि इंडिया, दैट इज दी भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है इसको समझने के लिए कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस वजह से हमें बहुत चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए चैलेंजेस जो हमारे सामने होंगे वो होगा ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस, सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का एंड लोकसभा का, इफेक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल 356 जो हमारे प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में है। और अब तक हिंदुस्तान में लगभग 122 बार राष्ट्रपति शासन स्टेट्स एंड यूटीज़ में लग चुके हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक हमारा जनरल कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट है जो होती हमेशा है। रहता है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से संदीप मिश्रा जी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आईएनएलडी प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले बीजेपी की तरफ रुख कर रहा हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, कमेटी गठित कर दी गई है, इस तरफ हम बढ़ने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा है। हालांकि कमेटी गठित हुई है, लीगल एंगल्स पर हम जाएं, विपक्ष की हम बातें सुने, बहुत से अलग अलग तर्क इसे लेकर दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे लेकर क्या स्टैंड रख रही है और कैसे मुमकिन लग रहा है कि ये जो सपना है बीजेपी का ये पूरा हो जाएगा? मैं समझता हूं कि इसे केवल भाजपा का सपना कहना उचित नहीं होगा। ये देश का सपना है, देश के हर तर्कपूर्ण ढंग से सोचने वाले नागरिक का सपना है। चुनाव की प्रक्रिया जो आज जिस तरह से चलती है उसके चलते बहुत सारे अतिरिक्त खर्चे होते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्सपेंसेस, उससे देश बचे ये हर नागरिक चाहेगा। चुनाव जब एक साल में कई प्रकार के चुनाव हर राज्य में आ जाते हैं अलग अलग होने के कारण, और उसके कारण बारंबार आदर्श चुनाव आचार संहिता लगती है, और जब जब चुनाव आचार संहिता लगती है विकास का पहिया रुक जाता है, न नई घोषणाएं हो सकती हैं, नए काम शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव जिस काम के लिए होते हैं, चुनाव होते हैं देश को नेतृत्व और गति प्रदान करने के लिए, और चुनाव की प्रक्रिया ही जब विकास के पहिए को रोकने में या उसकी गति को धीमा करने का कारण बन जाए तो चुनाव सुधार की आवश्यकता है ही। और लंबा समय, राजभाई, में आपको आप जानते ही होंगे कि जब देश स्वतंत्र हुआ और चुनाव की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई तो लंबे अरसे तक भारत में एक साथ चुनाव विधानसभा और लोकसभा के होते रहे हैं। बाद में ये क्रम बिगड़ा, उसके बावजूद 1980 के दशक में भी 90 के दशक में भी सरकार के अलग अलग इदारों ने, प्रजातंत्र के अलग अलग स्तंभों ने ये बात कही है कि भाई एक चुनाव, एक देश, एक चुनाव की दिशा में अगर हम बढ़ सकते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा।
एक इशू ये है जो आपने किया कि कठिनाइयां बहुत हैं साहब, हर चीज में कठिनाइयां हैं। आपको मालूम है एक देश एक कर, एक टैक्स लगाने की जब बात थी, ये कोई ठीक है वीरेंद्र जी, मैं चर्चा में औरों को जोड़ लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए और देश का सपना भी इसे बताया। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, शायद अभी वो हमारे साथ नहीं है। मैं एनएलडी की तरफ रुख कर लेता हूं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, एनएलडी प्रवक्ता। रजत पंजेटा जी, आप इसे कैसे देखते हैं और क्षेत्रीय दलों के लिए इसे किस तरीके का कदम मानते हैं? क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए कुछ लोग ये कह रहे थे कि इससे नुकसान भी हो सकता है। पैर कदम खींच लेना, पीछे खींच लेना कदम। बोलिए, संयम रखें थोड़ा सा, उसके बाद मैं अपनी बात वक्तव्य जो है वो पूरा करता हूँ। जी मैं शुरू करूं? हेलो जी पंजेटा जी बोलिए। चौहान साहब नहीं बोल रहे, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, चौहान साहब थोड़ा समय मांग रहे हैं, आप या तो उन्हें कहिए बाद में समय देंगे या मैं अपनी बात शुरू करूं। आप चौहान साहब को समय दे दीजिए, थोड़ा लंबा समय नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं। बिल्कुल चौहान साहब आपके पास वापस में आऊंगा। पंजेटा जी बोल रहे हैं, रजत पंजेटा जी बोल रहे हैं, उन्हें पूरा करने देते हैं, बोले सर। जी ऐसा है, देखिए ऐसा है, इसमें आपने जो बहुत अहम सवाल उठाया है ये क्षेत्रीय दलों को लेके। अब जो गवर्नमेंट जो है, जो अलायंस के साथ गवर्नमेंट में है, चाहे हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, अन्य स्टेट में किसी में भी कहीं पे हम अगर ये लगाएं, एक स्थिति लगाएं जहां सरकार जो है वो चल रही है या तो किसी इंडिपेंडेंट है, निर्दलीयों के सपोर्ट से चल रही है, या सरकार जो चल रही है वो एक पार्टी के सपोर्ट से चल रही है, जो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो गठबंधन करके सरकार चला सकती है। भाजपा का उदाहरण लें तो आपको भी पता है, मेघालय में और जम्मू कश्मीर, गोवा का उदाहरण लें तो भाजपा की भी सरकारें जो है कई ऐसे प्रांतों में जो है वो अलायंस के साथ चल रही हैं, क्षेत्रीय दलों के साथ लगा लीजिए, इंडिपेंडेंट के साथ लगा लीजिए। तो अगर बीच में ऐसा कुछ होता है कि कोई सरकार की ऐसी नीति आ जाती है जो जन विरोधी है और पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो उस सरकार के खिलाफ आ जाता है, जो बहुमत अल्पमत में है लेकिन नंबर जिसके पास ज्यादा है, और वो दूसरी जो या इंडिपेंडेंट है वो अपनी विड्रॉ करना चाहते हैं सपोर्ट, तो वो उनका वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। वो सरकार कभी गिरा नहीं पाएंगे। 5 साल का कार्यकाल जो है उसमें मोनोपोली उसकी रहेगी जिसकी सेंटर में सरकार है। जैसे आप महाराष्ट्र का मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो मोनोपोली रहती है जिनकी सेंटर में सरकार है। एक दो ऐसी कंडीशंस और भी हैं, जैसे बहुमत के लिए जैसे हरियाणा का उदाहरण ले कि एक लिमिटेड नंबर है 45 का 46 का, तो कुछ पूर्ण बहुमत की सरकार है लेकिन बहुत मार्जिन के ऊपर है, और कई विधायक कुछ विधायक जो 5, 6, 7 जो भी नंबर लें, वो प्राकृतिक कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, क्रैश हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जहां इतने एमएलए की मृत्यु हो जाए एकदम, और बाय इलेक्शन में सरकार जो है वो बहुमत पे नहीं आ पाती है, तो उस कंडीशन में भी सरकार उसको मौका 5 साल तक वो चलेगी। आप बीच में नहीं, मतलब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, वो आप कभी ला ही नहीं पाएंगे 5 साल तक। अगर आपने कर दिया, वो 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर तो आपका दोनों जो विधानसभा है और लोकसभा है ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती हैं, ये मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, इनका एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तो इनको राज्यसभा के भी क्यों आप वो करते हो, राज्यसभा के भी सारे के सारे एमपी एक ही साथ चुन लो, उनका क्यों कार्यकाल पूरा होने के बाद आप चुनोगे? फिर तो एक वन नेशन वन इलेक्शन है, वो राज्यसभा में भी लागू कर दो। ठीक है पंजेटा जी, इसके अंदर हाँ 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। इसके अंदर बिल्कुल मैं जेजेपी की तरफ रुक कर लेता हूँ सर, फिर वापस मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, ठीक इन्वॉल्व कर लेते हैं जेजेपी को भी। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेजेपी से। सर आप क्योंकि हरियाणा में सत्तासीन दल के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? और छोटे दलों पर या फिर कहें क्षेत्रीय दलों पर, छोटे दल से बेहतर होगा कि हम क्षेत्रीय दल कहें, क्षेत्रीय दलों पर इसका असर किस तरीके से पड़ते हुए देख रही है जेजेपी? आज नहीं, ये पहले दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय ये व्यवस्था उस समय शुरू की गई थी, और 52 का 1957 का 62 का 77 का चुनाव इसका उदाहरण है
कि इसी तर्ज पर एक देश एक चुनाव की तर्ज पर हुआ था। और जिस प्रकार से इस चुनाव से इसमें सभी इस बात से सहमत हैं कि हर चीज की, चाहे प्रशासनिक अमला लगाना हो, चाहे वीवीपैट को और अब ईवीएम से जो वोटिंग होती है इसके अंदर जितना भी प्रशासनिक अमला लगता है, और जिस प्रकार से आज हर दूसरे तीसरे छठे महीने साल में चुनाव होते हैं, इन चीजों से जो बिना कारण से भी कई बार आ जाते हैं, इनसे छुटकारा मिलेगा। और पूरे देश का जो खर्चा है वो एक बार चुनाव होता है तो एक बार लगता है। उसके अलावा जब देश में दूसरी जगह चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो एक दूसरे राज्य में जाते हैं, जिससे हमारी जनता के ऊपर, उनके कामों के ऊपर काफी असर पड़ता है। अभी रजत भाई ने एक बात कही कि दूसरे दलों पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हम अगर आज 52, 67 या 62 की बात करें, 70 की करें, 80 के दशक की बात करें, यानी कि मैं 90 और 96, 2000 तक भी बात करूं तो शायद इन बातों का कोई मतलब था कि इस चीज से फर्क पड़ता है, क्योंकि उस समय जागृति नहीं थी। आज देश के अंदर साक्षरता दर बहुत ज्यादा बढ़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हम एक फोन के ऊपर पूरी दुनिया पर नजर दौड़ा लेते हैं। 2019 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो आपको उदाहरण देते हैं हम उड़ीसा का, वहां पर एक ही बूथ के ऊपर 2 मशीनें रखी गई, 2 वीवीपैट और 2 ईवीएम, जो एक विधानसभा चुनाव के लिए थी और एक लोकसभा चुनाव के लिए। आप देखिए कि वहां के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी सूझबूझ का, मैं समझता हूं कि परिचय देना हुआ। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वहां पे बम्पर वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी मशीन थी जिसके अंदर बीजू जनता दल के बीजू पटनायक सरकार, वहां 2/3 बहुमत से वहां सरकार बनाने का लोगों ने काम किया। एक व्यक्ति ने केंद्र में किसी को चुना और राज्य के अंदर किसी को चुना। ये व्यवस्था आएगी, हमारे देश के लोग समझदार हैं और इस चीज के ऊपर इस प्रकार का चुनाव। हाँ, रजत भाई ने जो बात कही है, जिस प्रकार से आज लोकसभा सदस्य है, यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो जो उसका चुनाव होता है वो नेक्स्ट टर्म के लिए होता है, जो उसकी टर्म पेंडिंग बची हुई है, चाहे वो 2 साल का कार्यकाल हो, क्योंकि 1 साल से कम तो फिर इतनी अनिवार्यता कम रह जाती है। यदि 1 साल से कम समय हो तो वो ठीक है भाग सिंह दमदमा जी, पॉइंट टेकन। मैं राम नारायण यादव जी की तरफ रुख कर रहा हूं, आप संसदीय मामलों के जानकार है। सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और लीगल ग्राउंड्स पर इस पे किस तरीके का असर पड़ता हुआ दिखेगा। ये कमेटी क्योंकि बनी है, इसकी क्या फाइंडिंग्स रहती है और ये क्या रिपोर्ट देती है और फिर किस तरीके से उस पर काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लीगली अगर हम देखें तो इस पर क्या क्या रुकावटें आ सकती है और उन्हें कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए राज जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है कि जो भी हमारी कमेटी बनी है, सबसे पहले तो उसमें देखना है कि वायबल प्रोविजंस किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और रेलिवेंट लॉ में डाले जाएं जी। और दूसरा ये देखना है कि कोई भी पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो वो जुडिशल रिव्यू के अंडर आती है। कोई लॉ ऐसा ना बन जाए कि वो जैसे ही बने और इमीडिएटली उसको चैलेंज कर दिया जाए और वो जुडिशल रिव्यू के अंडर आ जाए। तो हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। जहाँ तक इस कमेटी का सवाल है, इस कमेटी में कम से कम 2 आदमियों को तो मैं पर्सनली ऐसे जानता हूँ कि हमारा लॉ जो बनेगा उसमें प्रोविज़न अच्छे ही होंगे। तो जो अमेंडमेंट इसमें रिक्वायर्ड हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कई आर्टिकल्स में लानी होंगी, उसी तरह रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट में लानी होंगी। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो एंटी डिफेक्शन लॉ और जुडिशल रिव्यू को देखते हुए की जाएगी तथा सेंट्रल स्टेट्स रिलेशंस को भी देख के की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 356, क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल का यूज़ हम ही कहें या मिसयूज कहें, ये होता रहा है और 1967 से ये लोकसभा में भी चर्चा का विषय रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जाने शुरू हो गए थे। तो हमें विशेष ध्यान इसके ऊपर रखना होगा। ज़्यादा अब तक 122 के करीब हुए हैं, पहले जैसे बताए हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक हमारा जो आर्टिकल है इस पर्पज़ के लिए जो आज हम काम करने जा रहे हैं वो है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि रेजिग्नेशंस बाय मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल कि आज किसी हमारी हरियाणा की लेजिस्लेचर में 90 सीट्स हैं और उसमें हम डिफेक्शन नहीं कराते, हम 4 आदमियों से इस्तीफा दिला देते हैं तो वो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो हमें इसका प्रोविज़न देखना होगा कि अगर कोई 4 आदमी इलेक्शन वेकेशन सीट कर देते हैं तो इमीडिएट वो गवर्नमेंट ना गिरे, और ऐसा प्रोविज़न निकल सकता है। शायद मैं 18 तारीख तक आपके सामने कभी मौका होगा या कहीं भी होगा तो ये वे आउट
भी निकाले जा सकते। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ है। वीरेंद्र चौहान जी, आप अपनी बात भी कहना चाह रहे थे इसे लेकर, लेकिन जो यहाँ पर सवाल पॉलिटिकल पार्टीज आपका विपक्ष उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस, वो ये साफ तौर पर कह रहा है, और एनएलडी की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि अगर किसी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं, जब भी ये इंप्लीमेंट होता है, हालांकि अभी कमेटी बनी है, गठित हुई है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उन स्टेट्स में क्या होगा जब भी ये इंप्लीमेंट होगा? उन स्टेट्स में क्या होगा जहां पर 6 महीने 1 साल की सरकार बनी है? क्या वहां पर दोबारा चुनाव होंगे एक देश एक चुनाव के तहत? व्यवस्था खड़ी होती है उसमें इफ्स एंड बट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता पड़ती है। मेरा ये कहना है कि पहले पूरे देश को इस बात पर या जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें पहले सिद्धांत रूप में इस बात पर सहमत होना होगा कि जो संविधान का संशोधन करके चुनाव प्रणाली में बदलाव करके एक देश एक चुनाव, ये व्यवस्था करना समय की आवश्यकता है। जब इस बात पर वो सहमत हो जाएंगे तो फिर जो कमेटी है वो कमेटी सवाल चलिए, आवाज में भी कुछ दिक्कत आ रही है और वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा। बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस मामले पर और भी हम चर्चा करेंगे और जिन्हें हम आज प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए उन्हें प्रॉपर टाइम देंगे, ये वादा है आपसे। सूर्या समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।